हेलो डियर। आज हम केमिस्ट्री के नैनो कोर्स में सॉलिड स्टेट को डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड स्टेट को जो है वो हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले पार्ट में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट में यूनिट सेल को, थर्ड पार्ट में पैकिंग ऑफ सॉलिड्स को, फोर्थ पार्ट में डिफेक्ट इन सॉलिड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को डिस्कस करेंगे। तो हमको पता है कि हमारा सॉलिड सब्सटेंस जो है वो यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। अगर यूनिट सेल का रिपीटिशन रेगुलर फैशन में होता है तो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। अगर यूनिट सेल का रिपीटिशन इरेगुलर होता है तो हमारा एमॉर्फस सॉलिड बनता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम फर्दर आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड में डिवाइड करते हैं। आयनिक सॉलिड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयंस होता है। मेटेलिक सॉलिड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस है कि जो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड में आते हैं, और जो जॉइंट स्ट्रक्चर बनते हैं, जो लार्ज स्ट्रक्चर बनते हैं, तो वो हमारे कोवेलेंट सॉलिड में आते हैं। तो कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये हमारे कोवेलेंट सॉलिड में आएंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं: पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर में आपका HCl एंड PCl3 आएगा क्योंकि इनमें पोलैरिटी होती है। नॉन पोलर में आपका आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर का सॉलिड आएगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में आपका अमोनिया सॉलिड आएगा, वाटर सॉलिड आएगा। अगर हम आयनिक सॉलिड के एग्जांपल की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये आयनिक सॉलिड के एग्जांपल है। मेटेलिक सॉलिड में सारे मेटल्स जो हैं वो मेटेलिक सॉलिड के एग्जांपल होंगे। एमॉर्फस सॉलिड में जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो हमारे एमॉर्फस नेचर के होते हैं। ग्लास, एसफॉल्ट, जिसको कि हम बिटुमेन बोलते हैं, ये हमारे एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल हैं। इसके बाद हम क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस की बात करेंगे। तो इनके डिफरेंस की जो ट्रिक है वो है ओ माई गॉड नूरा हेयर कट अकेडमी। तो देखो जरा, तो ओ माई गॉड नूरा हेयर कट अकेडमी, तो ओ का मतलब ऑर्डर से है। तो जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का यूनिट सेल है उसका ऑर्डर लॉन्ग रेंज में होता है, जबकि एमॉर्फस में यूनिट सेल का ऑर्डर शॉर्ट रेंज होता है। एम से मतलब मेल्टिंग पॉइंट से होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, एमॉर्फस का फिक्स नहीं होता। जी से ज्योमेट्री से होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्री रेगुलर होती है जबकि एमॉर्फस की ज्योमेट्री इरेगुलर होती है। एन से मतलब नेचर से है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड रिजिड नेचर का होता है जिसके कारण ये ट्रू सॉलिड कहलाते हैं, जबकि एमॉर्फस जो है वो सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं, जिस कारण इनको हम स्यूडो सॉलिड भी बोलते होती है। एच का मतलब हीट ऑफ फ्यूजन से है, तो हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू क्रिस्टलाइन के लिए फिक्स होती है जबकि एमॉर्फस के लिए फिक्स नहीं होती। सी मतलब क्लीवेज से है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लीवेज शार्प होता है जबकि एमॉर्फस का क्लीवेज जो है वो शार्प नहीं होता। फिर ए से मतलब हमारा एनाइसोट्रोपिक से है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा एनाइसोट्रोपिक नेचर का होता है, मतलब इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंट होता है, जबकि एमॉर्फस जो है वो आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। क्योंकि इनके लिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में सेम होती है। तो ये हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस हो गया। फिर इसके बाद हम यूनिट सेल को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है। इस क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है उस पोर्शन को हम यूनिट सेल बोलते हैं। यूनिट सेल जो है हमारी 3 टाइप की होती है: SCC, BCC एंड FCC। SCC हमारे सिंपल क्यूबिक, जिसको कि हम प्रिमिटिव सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। तो इन तीनों यूनिट सेल के लिए हमें जेड इफेक्ट की वैल्यू, कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस, पैकिंग एफिशिएंसी जिसको हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, और डेंसिटी बतानी है। इसके बाद ये हमारी यूनिट सेल है, जो हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। उसके क्यूब के कॉर्नर पे एटम होते हैं। बॉडी सेंटर्ड में क्यूब के कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में एक एटम होता है। फेस सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो क्यूब के कॉर्नर के साथ साथ हर फेस के सेंटर में एक एटम होता है। SCC के लिए जेड इफेक्ट 1 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। रेडियस जो है वो एज लेंथ का हाफ होती है। पैकिंग फ्रैक्शन जो है 52.4% होता है। BCC की अगर हम बात करें तो जेड इफेक्ट 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। रेडियस जो है वो एज लेंथ का √3/4 होती है। पैकिंग फ्रैक्शन 68% होता है। FCC की अगर हम बात करें तो जेड इफेक्ट 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। रेडियस √2/4 होता है एज लेंथ का, और पैकिंग फ्रैक्शन जो है 74% होता है। अब ये चीजें जो है वो कैसे आई उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम तीनों यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम जेड इफेक्ट को डिटरमाइन करेंगे। तो जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसके कॉर्नर में 8 एटम होते हैं, और कॉर्नर का एटम जो है वो 8 यूनिट सेल में कॉमन होता है। इस कारण पर यूनिट सेल उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो यहाँ पे 1 एटम पर यूनिट सेल आएगा। फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है,
तो उसमें कॉर्नर का जो एटम होता है वो 8 होते हैं और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1/8 होता है, और बॉडी सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन फुल होता है तो टोटल 2 एटम पर यूनिट सेल आ जाएगा। फेस सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो कॉर्नर पे 8 एटम होते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, क्योंकि यूनिट सेल का जो एक कोने का एटम होता है वो 8 यूनिट सेल में कॉमन होता है, इस कारण उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। प्लस फेस के सेंटर में 6 एटम होते हैं और कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/2 होता है, क्योंकि फेस का जो एटम होता है वो 2 यूनिट सेल में कॉमन होता है, इस कारण यहाँ पे 4 एटम पर यूनिट सेल आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो सिंपल क्यूबिक की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, क्योंकि एक एटम जो है वो 6 एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। तो देखो ये साइड वाली यूनिट सेल के कांटेक्ट में ये आएगा, ये ऊपर वाली और ये पीछे वाली। तो 3 डायमेंशन वे में जब आप क्यूब लगाओगे तो यहाँ पे ये कॉर्नर का एटम जो है वो 6 एटम से सराउंडेड होगा, 6 एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, इस कारण इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6 है। बीसीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, क्योंकि जो सेंटर का एटम है वो 8 एटम से सराउंडेड है। और एफसीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, क्योंकि ये फेस का सेंटर है, ये 4 एटम ये हैं, 4 एटम ये हैं, 4 एटम ये हैं, तो टोटल 12 एटम से सराउंडेड है, इस कारण कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 होगी। फिर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो जो हमारा सिंपल क्यूबिक होता है उसके एटम जो है वो आपस में कैसे होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो रेडियस जो है वो एज लेंथ का हाफ होगी। जो हमारा बीसीसी होता है तो कॉर्नर, सेंटर, कॉर्नर, ठीक है, इन तीनों एटम को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो आपके यहाँ पे 2 ट्रायंगल जो है वो बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए बी सी ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर देंगे, तो AC² इक्वल टू AB² BC², तो हमारा AC² जो है वो आ जाएगा, तो AC² जो है वो 2A² आएगा। फिर हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, तो AD² इक्वल हो जाएगा AC² प्लस DC², तो जो हमारी रेडियस जो है वो आ जाती है √3a/4। फिर इसके बाद हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो कॉर्नर का एटम, फेस का एटम, कॉर्नर का एटम, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बना, ठीक है, तो ये AC जो है वो R, 2R और ये R, तो ये 4R के इक्वल है। तो बस यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², तो रेडियस जो है हमारी √2/4a आ जाएगा। फिर हम तीनों यूनिट सेल की डेंसिटी की बात करेंगे, तो डेंसिटी जो है वो मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास जो है वो हमें एटम का जो है वो मास बताना है और वॉल्यूम जो है वो यूनिट सेल का होगा। तो मास ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, तो मास जो है वो हम निकालते हैं, तो मास जो है वो मोल से निकालेंगे, तो n जो है मास अपन मोलर मास, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपन एवोगैड्रो नंबर, तो मास जो है वो हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर इनटू मोलर मास, ठीक है। तो मास तो हमारा ये हो जाएगा, तो मास की जगह तो हम ये रखेंगे Na और कैपिटल M, ये हमारा मोलर मास हो गया, और वॉल्यूम AQ होता है, क्यूब का वॉल्यूम AQ होता है, तो डेंसिटी रो आ गई, ठीक है। और n जो नंबर ऑफ इफेक्ट लिखा, ये मोलर मास ज्यों कहते हो, Na हमारा नीचे आ जाएगा, AQ ज्यों कहते हो, तो ये हमारे डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। Z इफेक्ट जो है वो SCC के लिए 1 होता है, BCC के लिए 2, FCC के लिए होता है 4। फिर हम तीनों यूनिट सेल की जो है वो पैकिंग इफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो Z इफेक्ट के एटम द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम और यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है उसका रेशियो हमारा पैकिंग इफिशिएंसी कहलाता है। तो यहाँ पे Z इफेक्ट कितना है, 1 है, यहाँ पे Z इफेक्ट 2 है, Z इफेक्ट यहाँ पे 4 है, और एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r3। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा Z इफेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हमारा AQ कहलाता है। अगर हम परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो बस मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे। इसके बाद हम पैकिंग ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल तीनों वे में अरेंज हो सकते हैं। तो 1 डायमेंशनल वे का अरेंजमेंट ये है, मतलब एक एक्सिस पे एटम का अरेंजमेंट होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगी, क्योंकि एक एटम 2 एटम के कांटेक्ट में है। फिर 2 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो एटम जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ग्रो करेंगे, तो ये हमारा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो 2 तरीके से बन सकता है। ये जो हमारा 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, अगर हमने एटम के नीचे एटम रखा तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक पैक्ड
स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर हमने सेकेंड लाइन जो है वो डिप्रेसेंट पॉइंट पे बनाई, जैसे कि यहाँ पे हम डिप्रेसेंट पॉइंट पे बना रहे हैं, तो ये हमारा HCP 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। फिर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का यूज करके बनाते हैं। तो अगर हमने SCP 2 डायमेंशनल लिया और अब हमें 3 डायमेंशनल बनाना है, मतलब कि अब हमें एटम के ऊपर एटम जो है वो रखना होंगे, तो हमारा ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया जो है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक लैटिस जो है वो बन गया। अब अगर हमने इसको लेके 3 डायमेंशन बनाया तो ये स्ट्रक्चर 2 तरीके से बन सकता है। तो ये हमारी की सेकेंड लेयर जो है वो बनाएंगे, तो ये जो हमारी ट्रायंगुलर वॉइड दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर एटम रखेंगे तो हमारी सेकेंड लेयर बन जाएगी। कि हमारा स्ट्रक्चर AB टाइप का बनेगा कि AB की ट्रायंगुलर वॉइड को ढकेगी, तो हमारा AB स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के द्वारा ABC अरेंजमेंट होगा, तो देख लो जरा। तो ये हमारी एक फर्स्ट। अब थर्ड लेयर जो है हम बना रहे हैं, थर्ड लेयर जो है अगर सेकेंड लेयर की ट्रायंगुलर वॉइड को उसने ढका तो हमारा AB अरेंजमेंट होगा। अगर थर्ड फर्स्ट और सेकेंड लेयर के द्वारा बनाई गई ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। फर्स्ट और सेकेंड लेयर थर्ड लेयर ढकती है, तो फिर हमारा ABC अरेंजमेंट होगा। डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में वॉइड्स देखेंगे तो वॉइड्स हमारे 2 टाइप की होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो जेड इफेक्ट का डबल होती है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है जेड इफेक्ट के इक्वल होती है। सिंपल क्यूबिक के लिए जेड इफेक्ट 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड के लिए जेड इफेक्ट 2 होता है, फेस सेंटर्ड के लिए जेड इफेक्ट 4 होता है। जो हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो बनती है जब ट्रायंगुलर वॉइड जो है वो 4 स्फीयर से सराउंड होती है, तो हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड जो है बनती है। टेट्राहेड्रल वॉइड को FCC क्रिस्टल में कॉर्नर का एटम और फेस का एटम बनाता है। डबल ट्रायंगुलर वॉइड को 8 एटम सराउंड करते हैं तो हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। FCC क्रिस्टल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बॉडी का एटम एंड एज सेंटर का एटम जो है वो बनाता है। तो देखो जरा, ये हमारी ट्रायंगुलर वॉइड है, इसको 4 है, तो देखो 6 एटम तो आपको ये नजर आ रहे हैं, 3 रेड आएगा और एक नीचे आएगा, तो ग्रीन के ऊपर एक और रेड के नीचे एक आएगा, तो टोटल 8 एटम जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को सराउंड किए रहेंगे। तो ऐसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। इसको याद करने का तरीका है, फेस का एटम, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कॉर्नर और फेस का एटम द्वारा बनाई जाती है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो बॉडी और एज सेंटर के एटम द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद हम इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड को डिस्कस करेंगे। तो इम्परफेक्ट जिसको कि हम पॉइंटेड इफेक्ट डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट टाइप का होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन आयनिक सॉलिड में भी 2 टाइप का होता है, वैकेंसी डिफेक्ट। जो हमारा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो 2 टाइप का होता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट वो हमारा 2 टाइप का होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम शॉर्टकी डिफेक्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड। अब ये हमारा प्योर सोडियम क्लोराइड है। जब इस क्रिस्टल से
क्रिस्टल जो है वो हमारा डिफेक्टेड हो जाता है, तो ऐसे क्रिस्टल में सॉर्ट होता है। तो देखो से जो है वो एनायन गया, डिफेक्टेड हो गया, और ये डिफेक्ट जो है वो शॉर्ट की डिफेक्ट जो है वो कहलाने लगा। अब शॉर्ट जो है वो क्रिस्टल लैटिस में, तो इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे आयन निकल गए तो मतलब मास कम हो गया, डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ क्रिस्टल लैटिस से क्या हो गए, आयन निकल गए, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्रिस्टल में जो डिफेक्ट है इसके कारण क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि सेम नंबर में कैटायन और एनायन निकले हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहती है। शॉर्ट की डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल में थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, क्योंकि आयन की मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। जिन क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होती है, सीजियम क्लोराइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 होती है। फिर इसके बाद हम फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करेंगे। तो फ्रैंकल डिफेक्ट उन आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है जिनके कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होता है। तो जो हमारे सिल्वर के सॉल्ट होते हैं वहां पे फ्रैंकल डिफेक्ट जो है पाया जाता है। जिंक सल्फाइड में भी फ्रैंकल डिफेक्ट जो है पाया जाता है। तो कैटायन साइज छोटा है, एनायन का साइज बड़ा है, तो ये क्रिस्टल हमारा प्योर है। जब कैटायन जो है, चूंकि इसका साइज छोटा होता है, तो वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। तो जब कैटायन जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है तो क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो पैदा हो जाता है। तो इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल की डेंसिटी जो है वो अनचेंज रहती है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इक्वल होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्रिस्टल का एज इट इज है, वॉल्यूम भी एज इट इज है, तो डेंसिटी क्या होगी, अनचेंज रहेगी। फिर ये उन आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है जिनके कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होता है। यहाँ पे कैटायन और एनायन की कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कैसी होती है, वो लो होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि सेम नंबर में कैटायन और एनायन यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे स्टेबिलिटी जो क्रिस्टल की वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे आयनिक क्रिस्टल के डिफेक्ट हो गए। जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है उसमें शॉर्टकी के साथ फ्रैंकल डिफेक्ट भी पाया जाता है, ये बात याद रखना। फिर इसके बाद आता है नॉन आयनिक कंपाउंड में दो डिफेक्ट होते हैं, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जब इससे एटम जो है वो बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट हो जाता है, और एटम ये जो है वो हीट करके बाहर निकलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीट करने पे कौन सा डिफेक्ट जो है वो क्रिस्टल लैटिस में पैदा होता है। तो हीट करने पे जो है वो वैकेंसी डिफेक्ट जो है वो क्रिस्टल लैटिस में पैदा होता है। ठीक है, और यहाँ पर डेंसिटी जो है वो क्रिस्टल लैटिस की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो हमारा वैकेंसी डिफेक्ट है ये हमारे बिल्कुल शॉर्ट की डिफेक्ट जैसा ही है। डिफरेंस ये है कि शॉर्ट की डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड में होता है, जबकि जो हमारा वैकेंसी डिफेक्ट है वो नॉन आयनिक कंपाउंड में हो रहा है। फिर इसके बाद हमारा सेकंड डिफेक्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये हमारा प्योर क्रिस्टल है। जब एक्स्ट्रा एटम जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं, तो देखो ये एक्स्ट्रा एटम जो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गए, तो यहाँ पे जो है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है वो पैदा हो गया। इसके कारण जो है वो क्रिस्टल की डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि मास इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम तो वही रहा, तो मास इंक्रीज होने पर डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद जो हमारा सेकंड डिफेक्ट है वो है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये टू टाइप का होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी टू टाइप का होता है, बाय एनायन वैकेंसीज और एब्सेंटर के द्वारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और सेकेंड मेटल एक्सेस हो सकता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। तो जो हमारा बाय एनायन वैकेंसीज और एब्सेंटर, तो मतलब ये हमारा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस है। जब सोडियम क्लोराइड को हम सोडियम वेपर में हीट करते हैं तो सोडियम करता क्या है कि क्लोराइड आयन को जो है वो ले जाता है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे डोनेट कर देगा, क्लोराइड आयन को निकाल के ले जाएगा। तो ये नेगेटिव आयन मतलब क्लोराइड आयन है, इसको निकाल के ले जाएगा। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डाल देगा, तो इलेक्ट्रॉन डाल दिया और ये यहाँ पे नेगेटिव आयन की वैकेंसी जो है वो क्रिएट हो गई और इलेक्ट्रॉन जो है उस जगह पे आ चुका है। तो जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन आया उस जगह को हमने बोला एब्सेंटर। ये एब्सेंटर जो है वो जर्मन वर्ड जो है फारबेंजिटर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कलर। तो जब सोडियम क्लोराइड में जो है वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है वो एनायन के लॉस के कारण होता है,
तो सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारा येलो कलर का जो है वो नजर आने लगता है। लिथियम क्लोराइड हमारा पिंक कलर का होता है, पोटेशियम क्लोराइड हमारा वायलेट कलर का होता है। तो जिन क्रिस्टल में शॉर्टकट इफेक्ट पाया जाता है उनमें एब्सेंटर डिफेक्ट भी पाया जाता है। फिर सेकेंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है, एक्स्ट्रा कैटायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट में आ गया। तो ये हमारा जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है। जब जिंक ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो जिंक ऑक्साइड जो है वो ब्रेक हो जाता है जिंक जाइप पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, जबकि ये आयन एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं। तो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहती है, डेंसिटी जो है यहाँ पे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास जो है वो बढ़ जाएगा। और चूंकि एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वो हमारा येलो कलर का हो जाता है। जब हम इसको कूल करते हैं तो कूल करने पे ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर, तो क्रिस्टल जो है हमारा फिर से व्हाइट हो जाता है। तो प्योर क्रिस्टल हमारा व्हाइट होता है। जब डिफेक्ट पैदा हो जाता है तो येलो कलर का हो जाता है। येलो कलर क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो है वो ब्रेक हो गया और इन इलेक्ट्रॉन के कारण जो है क्रिस्टल जो है वो येलो कलर का हो जाता है। फिर मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस तो हो गया हमारे, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट जो है तो ये उन क्रिस्टल में पाया जाता है जिनका मेटल जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो जो हमारा Fe0.95O है, यहाँ पे आयरन जो है +2 एंड +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कैटायन जो है लोअर बैलेंसी का निकल गया तो बगल वाला कैटायन जो है वो हायर बैलेंसी शो करने लगता है। तो Fe2 निकल गया तो यहाँ का Fe2 जो है Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो क्रिस्टल में मेटल की डिफिशिएंसी तो हो गई पैदा, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन है। क्यों? क्योंकि जो बगल वाला जो आयन है वो हायर बैलेंसी में कन्वर्ट हो गया। तो इस कारण इस क्रिस्टल में Fe+2 के साथ साथ Fe+3 भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि Fe+2 जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। फिर हमारे इम्प्योरिटी डिफेक्ट होते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है वो कोवेलेंट सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड दोनों में पाया जाता है। कोवेलेंट सॉलिड में जो हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, उनमें जब ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज हम डालते हैं, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, तो सेमीकंडक्टर बन जाता है। अगर हम ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज नाइट्रोजन फॉस्फोरस डालें तो भी हमारा सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो जब ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज डालते हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण होती है। जबकि ग्रुप 13 की अगर हमने इम्प्योरिटीज डाली तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉजिटिव होल बनने के कारण जो है वो फ्लो होती है। सबसे लास्ट में है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल। तो ये डिफेक्ट जो है जिन क्रिस्टल में शॉर्टकट डिफेक्ट पाया जाता है उनमें भी मिलता है और जिनमें फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है उनमें भी मिलता है। तो जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है, तो उसमें इम्प्योरिटीज डिफेक्ट भी पाया जाता है। तो जो हमारा सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड का क्रिस्टल है, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड का क्रिस्टल है। तो इसको हमें क्या करना है, मेल्ट कर लेना है। तो ये हमारा मॉल्टन सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। फिर इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज जो है वो कैडमियम क्लोराइड की डाल देते हैं। तो कैडमियम का डाई पॉजिटिव आयन जो है वो 2 सिल्वर आयन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो एक जगह तो कैडमियम डाई पॉजिटिव आयन आ जाएगा, जबकि दूसरी जगह जो है वो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो दूसरी जगह जो है वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक जगह कैडमियम आयन आ गया। फिर हमारा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, इसमें शॉर्टकट डिफेक्ट पाया जाता है। तो इसको हमें मेल्ट कर लेना है और उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज डाल देते हैं, चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड डाल दो या कैल्शियम क्लोराइड डाल दो या स्ट्रोंटियम क्लोराइड डाल दो। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारा डिफेक्टेड हो जाता है। तो सपोज कि हमने स्ट्रोंटियम क्लोराइड जो है वो थोड़ी सी इम्प्योरिटीज डाल दी, तो जब हम इसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो एक स्ट्रोंटियम का आयन जो है वो 2 सोडियम आयन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे तो स्ट्रोंटियम आ गया और यहाँ का सोडियम जो है वो गायब हो गया। तो 2 सोडियम आयन की जगह एक स्ट्रोंटियम आयन जो है वो हमारे आयनिक क्रिस्टल में इम्प्योरिटीज डिफेक्ट आ जाता है। You please subscribe my channel and press bell icon. You also like, comment and share my videos. Thanks for watching.